जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की बहुत ही ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आज की क्लास महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास को आपको अंत तक देखना है। साथियों ध्यान रखिएगा, जो अंकित भाटी सर द्वारा जो मानसिक अभिरुचि की बुक आई है उसका साथियों आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 12 और लिखिएगा साथियों 12वां टॉपिक है और आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है साथियों मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत। लिखिए साथियों, इससे पहले हमने 11 टॉपिक करा दिए हैं। इन 11 की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर एक प्रश्न साथियों, हर एक टॉपिक आपको महत्वपूर्ण तरीके से देखना है। तो आज की टॉपिक नेम डालिए साथियों, अल्पसंख्यकों और अल्पाधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। क्या है आज का टॉपिक? अल्पसंख्यकों और अल्पाधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। डालिए फटाक से हेडिंग। आइए अब थोड़ा हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए 12वां टॉपिक है, इससे पहले 11 टॉपिक हो गए हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे बोलूंगा कि आप सब लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर डेली मिलता रहे। अब साथी आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना साथी कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो जी जान लगाइए अब, क्योंकि साथियों जो इंटरनल नोटिस है साथियों, जो इंटरनल नोटिस वो बहुत तेजी से वायरल शुरू हो गए हैं। तो साथी अब समय नहीं मिलेगा, सीधा एग्जाम डेट आपको 2 से 4 दिन में पता चलेगी, ठीक है ना। तो देखिए टॉपिक को शुरू करेंगे हम लोग। जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए, भारत आर्थिक और भाषाई आधार पर विविधता से समृद्ध देश है, ये हम लोग जानते हैं साथियों। अगर बात करें भारत की लगभग 19.3% आबादी धार्मिक अल्पसंख्यकों की है। कितनी? 19.3%, ठीक है, जो है आबादी धार्मिक अल्पसंख्यकों की है। इसके साथ ही भारत के अनेक अल्पाधिकार वाले सामाजिक समूह मौजूद हैं। इन सभी सामाजिक समूहों की अपनी समस्याएं, विचार साथियों, चिंताएं और ज़रूरतें हैं। ऐसे सामाजिक समूहों के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस कर्मियों का भारत की बहुलतावादी संस्कृति और विविधतापूर्ण वर्तमान के प्रति संवेदनशील होना अत्यधिक आवश्यक है। देखिएगा, ये तो रही हमारी परिभाषा। अब हम लोग सीधा प्रश्नों को देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज की क्लास के। पहला प्रश्न साथी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इससे पहले भी हमने इसी तरह आपको 11 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं मानसिक अभिरुचि के। 11 की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा साथी, सीधा प्रश्नों पर साथियों हम लोगों ने वार किया है। तो आइए आज के 12वें टॉपिक के हम लोग प्रश्नों को करेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो साथ ही आर्टिकल 30 में। किस में? आर्टिकल 30 स्टार लगा के छापिएगा। जीएस बात साथियों मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में अल्पसंख्यकों की कुल आबादी लगभग कितनी है? बताइए जल्दी से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में अल्पसंख्यकों की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो दूसरे का राइट आंसर होगा, अभी हम लोग देखें 19.3%, ठीक है ना। आइए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और जैनों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम कब लागू किया गया था? बताइए, यह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो तीसरे का राइट आंसर होगा वर्ष 1992 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी ड्यूटी के दौरान आपको किसे सर्वोपरि रखना चाहिए? तो बताइए जल्दी से। गीता, कुरान और बाइबल जैसी धार्मिक पुस्तकों को? ऐसा तो नहीं है साथियों।
बल्कि आपको किसे रखना चाहिए सर्वोपरि, तो साथ ही संविधान, कानूनों और विनियमों के अनुच्छेद, प्रावधानों और धाराओं को। क्योंकि आप क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी दे रहे हैं, ना कि आप किसी साथियों समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी ड्यूटी के दौरान आपको किसे सर्वोपरि रखना चाहिए, तो साथ ही सर्वोपरि रखना चाहिए आपको संविधान, कानूनों और विनियमों के अनुच्छेदों, प्रावधानों और धाराओं को, ना कि आपको अपने उच्चाधिकारियों जैसे अधीक्षक, क्षेत्राधिकार तथा इनको नहीं रखना चाहिए। अपने माता पिता और गुरुजनों द्वारा आपको सिखाए गए मूल्यों और सिद्धांतों को नहीं, ये गुरुजनों व साथियों, जो माता पिता द्वारा साथियों जो आपको क्या सिखाए गए हैं, जो साथी आपको सिद्धांत सिखाए गए हैं, वो आपके साथियों अलग होंगे, वो आपके परिवार के लिए होंगे, वो आपको एक सामाजिक नीति के लिए होंगे। लेकिन जो साथियों पुलिस अधिकारी के रूप में अगर आप तैनात हैं, तो साथी आपको सबसे पहले संविधान का ध्यान रखना चाहिए, कानूनों और विनियमों के अनुच्छेदों को ध्यान रखना चाहिए और साथ ही धाराओं का ध्यान रखना चाहिए। यही होती है मानसिक अभिरुचि। कितना आप लोग पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं, यही मानसिक अभिरुचि की अवधारणा होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तेरा 5वां प्रश्न सुनिएगा। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके नजरिए से किस समूह को भारत में अल्प अधिकार वाली जनसंख्या में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नगरीय हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा 5 का राइट आंसर। आइए 6वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? पॉक्सो अधिनियम महत्वपूर्ण अधिनियम है साथी। ठीक है, तो साथी बताइए पॉक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 6 का राइट आंसर हमारा होगा, आइए ऑप्शन सी होगा, वर्ष 2012 में। वर्ष 2012 में लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे का प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आइए देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा साथी वर्ष 2015 में। स्टार लगाइए फटाक से, 5 स्टार दीजिएगा इस पर। महत्वपूर्ण छपने वाला प्रश्न होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है साथियों, लिखते हुए चलिएगा। अंतिम क्लास रहेगी मानसिक अभिरुचि की कल से हमारी। ठीक है, आप लोग जल्दी से चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, जो साथी जो हम एग्जामपुर वालों के जो प्रैक्टिस सेट करा रहे थे उसका आज 10वां मॉडल पेपर नहीं करा पाए हैं, ध्यान रखिएगा किसी कारणवश। तो कल सुबह उसकी क्लास हम आपको दे देंगे। ठीक है, और कल ही हमारी जो है ये मानसिक अभिरुचि की क्लास समाप्त हो जाएगी। परसों से हम लोग नया टॉपिक उठाएंगे, हिंदी का प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। ठीक है, जो नवीन सर द्वारा बुकाई थी साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, या तो उसका प्रैक्टिस करवा देंगे। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और या तो रुक्मणी का या साथियों किसी अन्य प्रैक्टिस सेट को परसों से आपको लगवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आइए एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको चाहिए, आप सभी लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करिए। मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, तो साथ ही लाइक करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा कदापि ना करें। कैसा ना करें, आप सुनिएगा जरा ऑप्शन गौर से। साथ ही आपको देश की संस्कृति विविधता से संबंधित कानूनों और धाराओं का ज्ञान होना चाहिए। ये तो बात सही है। धर्म और भाषा के आधार पर नागरिकों को असमान समझकर व्यवहार करना चाहिए। ये आपको ऐसा कदम कदापि नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि धर्म और भाषा के आधार पर नागरिकों को असमान समझकर, ये क्या बात है भाई? आप एक पुलिस अधिकारी हैं और लोगों को आप क्या समझेंगे? असमान समझेंगे। तो ऐसा कदम आपको कभी नहीं उठाना चाहिए। हमें ऑप्शन बी ही मिल गया राइट आंसर। तो हम आगे देखते हैं। आइए, आपको देश की समृद्ध संस्कृति विरासत से परिचित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आपको बहुधार्मिक और बहुभाषाई समाज में सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व को समझना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन अगर बात हम लोग जब लोग बी की करते हैं, ऑप्शन बी की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी को कदापि ऐसा ना करे। ठीक है, ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आइए 9वां प्रश्न देखिए जल्दी से। श्याम एक ग्रामीण है जो अनुसूचित जाति का होने के कारण भेदभाव का सामना करता है। भेदभाव इस स्तर तक बढ़ चुका है कि उसे सार्वजनिक कुओं से जल लेने से भी रोक दिया जाता है। आप एक पुलिसकर्मी हैं, श्याम आपके पास आकर अपनी व्यथा सुनाता है, आप क्या करेंगे?
एक बार फिर से सुनिएगा प्रश्न को क्या कह रहा है। श्याम एक ग्रामीण है, माना कि वो ग्रामीण है जो अनुसूचित जाति का होने के कारण भेदभाव का सामना करता है। भेदभाव इस स्तर तक बढ़ चुका है कि उसे सार्वजनिक कुओं से जल लेने से भी रोका जाता है। भाई अगर जैसे वो अनुसूचित जाति का है तो आप उसे पानी पीने से तो बाध्य नहीं कर सकते। भाई अब सार्वजनिक कुआं है तो वो कहां से पानी पिएगा। तो आप एक पुलिसकर्मी हैं, श्याम आपके पास आकर अपनी व्यथा सुनाता है, आप क्या करेंगे। भले हम मानते हैं वो साथी अनुसूचित जाति का है, लेकिन अगर उसे सार्वजनिक हैंडपंप कुओं से पानी भरने से तक इनकार कर दिया जाता है और आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके पास वो शिकायत लेके आता है तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनेगी। जरा पहला ऑप्शन को पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है श्याम से कहेंगे कि वह क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधायक से मिले। क्यों मिले भाई, क्यों मिले वो विधायक से, क्यों मिले वो। जब वो आपके पास आया है तो शिकायत आपको सुननी चाहिए उसकी, ठीक है ना। आइए, श्याम से कहेंगे कि वह पुलिस थाने के जल स्रोत से जल से ले जाया करे। ये तो गलत बात है, क्यों ले जाया करे। श्याम को किसी प्रभावशाली पत्रकार के पास भेज देंगे। बहुत सही, ये तो बिल्कुल गलत है। अनुसूचित जाति जनजाति जातियां अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करेंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी मिल गया हमें एकदम राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यही कदम आपको उठाना चाहिए। आइए 10वां प्रश्न देखिएगा। 10वां क्या कह रहा है, देखिए। एक पुलिसकर्मी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह क्या ना करे, बताइए। संवैधानिक प्रावधानों के प्रति जागरूक हो। बिल्कुल सही बात है, ये तो होना भी चाहिए। वैधानिक धाराओं की जानकारी रखता हो, ये भी होना चाहिए। प्रत्यायोजित विधान के विनियमों से परिचित हो, ये भी सही है। तो क्या नहीं होना चाहिए, सभी धार्मिक और संस्कृति मान्यताओं के प्रति साक्षर हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। क्यों जाने भाई हम सभी धर्म के लोगों को, सांस्कृतिक मान्यताओं को क्यों माने हम भाई, हम तो पुलिसकर्मी है ना। इन चीज़ों से तो हमें परिचित रहना चाहिए, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जरा 11वां। एक पुलिस अधिकारी को अपनी ड्यूटी के दौरान, आप सभी जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। एक पुलिस अधिकारी को अपनी ड्यूटी के दौरान अपने एक पुलिस अधिकारी को अपनी ड्यूटी के दौरान अपने निर्णय किस आधार पर लेना चाहिए। ड्यूटी के दौरान निर्णय किस आधार पर लेना चाहिए, बताइए जल्दी से। संवैधानिक मूल्यों और वैधानिक प्रावधानों के आधार पर, अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर ये गलत हो जाएगा। अपने जातिगत निष्ठाओं के आधार पर ये भी गलत हो जाएगा। अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के आधार पर ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन डी सही होगा। संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर, ठीक है ना। आइए इस कथन का विचार कीजिए। कथन सुनिएगा। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह भारत सरकार का महत्वपूर्ण भाग होने के नाते यह सुनिश्चित करे कि उसके कार्य क्षेत्र में प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हो। उपरोक्त कथन का संबंध भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है। धार्मिक समुदाय व धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल किस में दी गई है, बताइए जल्दी से। साथ ही आर्टिकल ऑप्शन बी वाले में दी गई है, 26 में। आर्टिकल 26 में कहा गया है, ठीक है, धार्मिक समुदाय और धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता। आइए आगे देखिए कौन सा प्रश्न था, 12वां, हाँ 13वां देखिएगा। आइए भारतीय समाज के अल्प अधिकार वाले समूहों के प्रति पुलिस प्रशासन का संवेदनशील होना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है बताइए। पहला ऑप्शन पढ़िएगा। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और पुलिस प्रशासन इस लोक कल्याणकारी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल सही बात है। भारत की जनसंख्या का एक काफी बड़ा हिस्सा अल्प अधिकार वाले समूहों से मिलकर बना है, ये भी बात सही है।
अल्प अधिकार वाले समूह अनेक कारणों से वर्तमान में अपेक्षाकृत कमजोर और पिछड़ेपन की स्थिति में है। ये भी बात सही है, तो भाई ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। उपरोक्त तीनों कारणों से ही पुलिस प्रशासन का इस समूहों के प्रति संवेदनशील होना अति आवश्यक है। ठीक है, आइए 14वां प्रश्न देखिए। एक पुलिसकर्मी के रूप में आप एक पीड़ित बच्चे से संपर्क में आते हैं। एक पुलिसकर्मी के रूप में आप एक पीड़ित बच्चे के संपर्क में आते हैं। आप निम्नलिखित में से क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे ऐसी स्थिति में? तो आप जो नहीं करेंगे वो ये ऑप्शन सी वाला नहीं करेंगे। क्या होगा ऑप्शन सी वाला? देखिए, पुलिस थाने में महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद आप पुलिसकर्मी को ही बच्चे का बयान लेने भेजेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। आइए इसको देखिए, 15वें प्रश्न को क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथन प्रावधान पर विचार कीजिए। भारत सरकार 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी और इस उद्देश्य से कानून का निर्माण करेगी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में यह प्रावधान जोड़ा गया? तो बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। बी होगा राइट आंसर। आइए 16वां प्रश्न देखिए। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए भारत की संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया था? बताइए। जे बनाया था अनुच्छेद 21 का सब क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए भारत की संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया था, आर्टिकल 21A के तहत। ठीक है, आइए ये देखिए, थोड़ा छोटा कर दें इस प्रश्न को। आइए समझते हैं। परंपरागत रूप से अल्प अधिकार वाले समूहों में शामिल दलितों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को असंवैधानिक घोषित करता है। हैं? बिल्कुल करता है भाई। अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कहता है? आर्टिकल 17। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता का आचरण करने वाले को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल किया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। ठीक है दोस्तों, आइए 18वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य समाज में कमजोर भागों, जिनमें विशेष रूप से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं, के आर्थिक और शैक्षणिक हितों को प्रोत्साहन देगा और इस वर्गों को सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा? तो 18 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 46। ठीक है, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। आइए 19 देखिए। आप एक पुलिस अधिकारी हैं। आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जनजातीय समुदाय आपसे शिकायत करते हैं कि कुछ कारपोरेट समूह उनके वन अधिकारों का उल्लंघन करके कानून तोड़ रहे हैं। ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे? तो ऐसे में कदम उठाएंगे आप वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा अन्य संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, और स्टार लगा के छापिएगा, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जनजातीय समुदाय की एक महिला आपके एक ही सहकर्मी द्वारा बलात्कार की शिकायत लेकर आपके पास आ जाती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? समझ में आया ये प्रश्न? दोबारा सुनिएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक है। जनजातीय समुदाय की एक महिला आपके ही एक सहकर्मी, मतलब आपके ही एक स्टाफ के द्वारा बलात्कार की शिकायत लेकर आपके पास आ जाती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो बताइए, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे?
आप जानते हैं कि इस मामला आपके पुलिस स्टाफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास करेंगे नहीं। आप महिला को कहेंगे कि वह अपने समुदाय के लोगों को लेकर आपके उच्चाधिकार कार्यालय, ये भी गलत हो जाएगा। आप अपने आरोपी सहकर्मी से कहेंगे कि वह पीड़ित महिला से माफी मांग ले और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दे। बहुत गलत बात। बलात्कार का सामना किया है औरत ने, ऐसी स्थिति में उसे छोड़ थोड़ी देंगी। भाई आप अपनी किसी महिला पुलिसकर्मी सहकर्मी के सहयोग से इस मामले के सभी सबूत जुटाने का प्रयास करेंगे और अपने उच्चाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो साथ ही आज हमारा 12वां टॉपिक यहाँ समाप्त हो गया। क्लास कैसी लगी जल्दी बताएं। कल का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा 13वां, लैंगिक समानता। ठीक है, तो साथ ही क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और कल की क्लास मानसिक अभिरुचि की अंतिम रहेगी। 11 क्लासें नहीं देखी हो, लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। महत्वपूर्ण क्लास थी आज की, देख ली होगी। अच्छा, आशा करते हैं आप सभी से। तो फिर मिलते हैं सुबह प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों।